हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पर नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो छठा चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, लागत ठेका लागत, उसका थ्योरी डिस्कस करने वाला हूं आप सबों के बीच। इससे पहले इस चैनल पर पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर कंप्लीट किया जा चुका है। अगर कोई फर्स्ट टाइम जुड़े हैं या किन्हीं को कोई भी दिक्कत हो तो आप पिछले सभी वीडियो को देख लें। एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया गया है लाइव क्लास में, जो कि प्रत्येक दिन 8 बजे रात में होता था और आगे भी होता रहेगा। तो आप लोग जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ें प्रत्येक दिन लाइव क्लास में। अगर जो नए हैं, जो अभी तक नहीं देखे हैं, तो पिछले वीडियो को जल्द से जल्द देख लें ताकि आपको सारे बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज मैं छठा चैप्टर जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला चीज जो हमें जानना है वह है ठेका या संविदा किसे कहते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आपको। जो मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास कुछ काम है, उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूं भवन बनवाना है उन्हें। उसके पास पैसा है लेकिन उसके पास समय का अभाव है, तो वह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जिनके पास काम करने का हुनर हो, जिन्हें पैसों की ज़रूरत हो और वो काम करता हो। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर एक साथ बैठकर दोनों के बीच में बातचीत होता है, यानी कि समझौता होता है। और एक समझौता के तहत जिसके पास पैसा होता है और जिन्हें भवन का निर्माण करवाना होता है, वो उस व्यक्ति को कार्य सौंप देता है। तो यह जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया को ही ठेका कहा जाता है। मैं आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। मान के चलिए ए जिन्हें भवन बनवाना है, बी जो भवन बनाता है, तो ए और बी के बीच में एक समझौता होगा। बी अपना दाम बताएगा, जो मैं इतना दाम में इतना रेट से ऐसे करके इतना दिनों में भवन बनवा दूंगा। सबसे पहले ये अपना सब कुछ बताएगा, जो मुझे कितना एस्टिमेट है, कितना बड़ा भवन बनाना है, कितना दिनों में मुझे भवन चाहिए। और उस शर्त को अगर बी के द्वारा मान लेता है, जिस मूल्य पर मान लेता है, तो दोनों के बीच में जब फाइनल समझौता हो जाता है तो ए बी को अपना काम सौंप देता है और बी उस काम को एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित समय के भीतर कर देता है। तो इस प्रक्रिया को ही ठेका कहा जाता है। मैं आशा करता हूं आप लोग कंप्लीटली समझ गए होंगे। ठीक है ना। जब किसी कार्य को पूरा करने का मूल्य किसी अनुबंध के तहत पूर्व ही निश्चित हो जाता है, जब ए और बी एक साथ बैठता है एक टेबल पर, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, यानी कि मूल्य अनुबंध के तहत पूर्व ही निश्चित हो जाता है तथा कार्य की समाप्ति के उपरांत, यानी कि कार्य खत्म करने के बाद निर्धारित मूल्य का भुगतान किया जाता है, तो उसे ठेका या संविदा कहते हैं। क्लियर। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। जब किसी कार्य को पूरा करने का मूल्य किसी अनुबंध के तहत पूर्व ही निश्चित हो जाता है, कार्य करने से पहले ही उसका मूल्य निश्चित हो जाता है, तथा कार्य को पूरा करने के बाद, कार्य की समाप्ति के बाद निर्धारित मूल्य का भुगतान उस व्यक्ति को कर दिया जाता है जो व्यक्ति उस काम को पूरा करता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो जो काम करवाता है। तो इस प्रोसेस को ही ठेका या संविदा कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो निश्चित राशि देकर एक नियत अवधि में, देखो राशि भी निश्चित होता है और समय भी निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है। तो निश्चित राशि देकर एक नियत अवधि में किसी दूसरे व्यक्ति से काम कराने को ठेका कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ठेका आप लोग समझ गए। ठीक है, अब देखते हैं ठेकादाता। ठेकादाता यानी कि कॉन्ट्रैक्टी यानी कि ठेकादाता, ये कौन होते हैं? जो व्यक्ति निश्चित मूल्य देकर, वह व्यक्ति जो निश्चित मूल्य देकर अपना कार्य, दो बार लिखा गया है, अपना कार्य अन्य व्यक्ति से संपन्न कराता है, उसे ठेकादाता कहते हैं। जो व्यक्ति निश्चित मूल्य देकर अपना कार्य अन्य व्यक्ति से संपन्न कराता है, उसे ठेकादाता कहते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला था आप लोगों को, ए और बी काम कौन करवाना चाहता है? तो ए किससे करवाना चाहता है? तो बी से। तो यहाँ पे ए जो हुआ ना, कॉन्ट्रैक्टी हुआ। ध्यान से सुनिए, एक एक टर्म को प्रैक्टिकल बनाने में आपको मदद करेगा।
ए क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टी। क्यों हो गया कॉन्ट्रैक्टी, क्योंकि ए को काम करवाना है। जिस व्यक्ति को काम करवाना होता है, जिस व्यक्ति के द्वारा मूल्य का भुगतान किया जाता है, उसे ठेका दाता कहा जाता है। देने वाले को दाता वैसे भी कहा जाता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। जो व्यक्ति निश्चित मूल्य देकर अपना कार्य अन्य व्यक्ति से संपन्न कराता है, उसे ठेकादाता कहते हैं, ठीक है। अगर इसको सरल शब्दों में देखें तो ठेका देने वालों को अर्थात कार्य कराने वाले व्यक्ति को ठेकादाता कहा जाता है, ठीक है। कार्य की समाप्ति के बाद ठेकादाता के द्वारा निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। कार्य की समाप्ति के बाद जब कार्य कंप्लीट हो जाता है तो ठेकादाता के द्वारा क्या किया जाता है, तो एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है, ठीक है ना। कार्य के समाप्ति के बाद किनके द्वारा भुगतान किया जाता है, तो ठेकादाता के द्वारा। किसको किया जाता है, तो ठेकेदार को किया जाता है। चलिए अब देखते हैं ठेकेदार किसे हम कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो वो है टर्म ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर। जो व्यक्ति ठेके पर कार्य पूरा करने का वचन देता है, जो व्यक्ति ठेके पर कार्य पूरा करने का वचन देता है, ए को जो काम करवाना है वो बी के समक्ष रखता है, जो मुझे ये काम करवाना है। बी उस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है, तो यहाँ पर हम बी को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर यानी कि संवेदक। संविदा पर जो काम करता है उसे संवेदक कहा जाता है, ठीक है ना। तो ठेकेदार कौन होता है, जो कार्य को पूरा करता है पैसा लेकर। जो व्यक्ति ठेके पर कार्य पूरा करने का वचन देता है उसे ठेकेदार कहा जाता है। क्लियर। अगर सरल शब्दों में कहें तो ठेका कार्य को पूरा करने वाले व्यक्ति को ठेकेदार कहा जाता है। ठेका कार्य को पूरा करने वाले व्यक्ति को ठेकेदार कहा जाता है। मैं आशा करता हूं अभी तक आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला जो है वह ठेका मूल्य यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ए और बी के बीच में जो समझौता होता है उसमें एक प्राइस भी निश्चित होता है, ठीक है ना। एक मूल्य भी निश्चित होता है, जो कितना रुपया में बी उस काम को पूरा करेगा। बी जितना रुपया में वह काम करने के लिए राजी हो जाता है, एग्री हो जाता है, उस एग्रीड वैल्यू को ही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहा जाता है। अगर ए को भवन बनवाना है और बी के द्वारा कहा गया जो यह भवन मैं 1 लाख में बना दूंगा, ठीक है, और ए देने के लिए रेडी हो जाता है। ध्यान से सुनिए, ए रेडी हो जाता है 1 लाख देने के लिए, तो 1 लाख रुपया जो हुआ वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एक टर्म आपको प्रैक्टिकल बनाने के टाइम हेल्प करेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। कोई डाउट होता है तो आप हमें बताइए कमेंट में, ठीक है ना। मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा, उसका वर्णन कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन एक टर्म को समझ जाइए, फिर लाइव में जब प्रैक्टिकल बताएंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। मैं आशा करता हूं यह चैप्टर आपको 5 से 6 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप थ्योरी को बहुत बढ़िया से देखिए, ठीक है। अगर आपको हमारा प्रयास लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इस तरह का वीडियो मिले और वो भी अच्छा से पढ़ाई कर सके, ठीक है ना। तो ठेका मूल्य मैं आशा करता हूँ आप लोग कंप्लीटली समझ गए होंगे। कार्य को पूरा करने के बदले जो धनराशि ठेकादाता द्वारा ठेकेदार को देने का वचन दिया जाता है, ठेकादाता द्वारा ठेकेदार को देने का वचन दिया जाता है, उस मूल्य को ठेका मूल्य कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं। क्या अगर इसी परिभाषा को हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कार्य को करने के प्रतिफल, प्रतिफल मतलब होता है कोई काम का भुगतान, ठीक है ना। कार्य को करने के प्रतिफल के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि को, कार्य को करने के प्रतिफल के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि को ठेका मूल्य कहते हैं, ठीक है ना। ठेका मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर ठेकेदार कार्य करने के लिए सहमत हो जाता है, जिस मूल्य पर ठेकेदार कार्य करने के लिए राजी हो जाता है, उस मूल्य को क्या कहा जाता है, ठेका मूल्य, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। अगर आप लोगों को थ्योरी चाहिए तो ग्रुप बना हुआ है पार्ट 3 का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है ना, और वहाँ पे आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का भी लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी, ठीक है। आपको जहाँ जुड़ना हो जुड़ जाइए, ठीक है। बस आप लोग ध्यान रखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए ताकि उन्हें मदद मिल सके, कम से कम LNMU के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ ठेका स्थल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइट,
ठेका स्थल क्या होता है। हम सभी लोग जानते हैं जो कोई भी जो कार्य होता है किसी न किसी जगह पे ही संपादित होता है, तो जिस जगह पर कार्य संपादित होता है उसे हम ठेका स्थल कहते हैं। अभी ए और बी का ही एग्जाम्पल लेकर मैं बता रहा हूं, तो चलिए ए और बी को ही लेते हैं। ए को बी से भवन बनवाना है, कहाँ पे, तो दरभंगा में, ठीक है ना, कहाँ बनवाना है, दरभंगा में। तो दरभंगा में जो मकान बनवाना है तो दरभंगा क्या हो गया, बी के लिए ठेका स्थल जहां पर बी के द्वारा कार्य का संपादन होगा। तो क्लियर हो गया, जिस जगह पर ठेकेदार के द्वारा कार्य को पूरा किया जाता है उस जगह को ठेका स्थल कहा जाता है। ठीक है, चलिए, ठेका स्थल कॉन्ट्रैक्ट साइट, ठेका का कार्य किसी न किसी स्थल या जगह पर संपादित किया जाता है जिसे ठेका स्थल कहते हैं। मैं आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है ठेका लागत विधि की विशेषताएं। क्या है, ठेका लागत विधि की विशेषताएं। पहला जो विशेषता है वो है इसके अंतर्गत प्रत्येक आदेश या कार्य को एक इकाई माना जाता है, एक इकाई माना जाता है, यानी कि पूरा कंप्लीटली उसको मान लिया जाता है। जैसे भवन बनवाना हो, सड़क बनवाना हो, चाहे कुआं खोदवाना हो या कुछ भी करना हो, ठीक है ना, इसके अंतर्गत जितने भी आदेश या कार्य होते हैं उसको एक इकाई माना जाता है। ठीक, चलिए दूसरा है इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्ययों की विभाजन एवं वर्गीकरण पर विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्ययों को सब लोग जान रहे हैं, जो प्रत्यक्ष व्यय क्या होता है और प्रत्यक्ष व्यय क्या होता है यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जिन्हें कोई डाउट हो वो चैप्टर 2 का वीडियो जरूर देख लें, ठीक है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तीसरा है ठेका के अंतर्गत भविष्य की आवश्यकता के अनुसार ही कार्य का आदेश निर्गत किए जाते हैं। ठेका के अंतर्गत भविष्य की आवश्यकता के अनुसार ही कार्य का आदेश निर्गत किए जाते हैं। चौथा है प्रत्येक ठेके पर अर्जित लाभ अथवा हानि अलग अलग ज्ञात की जा सकती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101, 102 ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर है। एक व्यक्ति के पास एक से अधिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वो एक नामाकरण कर देते हैं, चाहे 1 2 3 4 करके और जगह के हिसाब से, ठीक है ना। तो प्रत्येक ठेका का अलग अलग लाभ हानि का निर्धारण किया जाता है। तो ये रहा ठेका लागत की विधि की विशेषताएं। चलिए आगे देखते हैं ठेका लागत के उद्देश्य। ठेका लागत का उद्देश्य क्या है उसको जानते हैं अब हम लोग। पहला है किसी भी ठेके की कुल लागत ज्ञात करना। सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है ठेका लागत का वो क्या है, किसी भी ठेके की कुल लागत ज्ञात करना, यानी कि उस ठेका पर कितना खर्च आया है उसे ही हमें ज्ञात करना होता है। और दूसरा क्या है, ठेके पर होने वाले लाभ या हानि की गणना करना। ठेका जो हम चला रहे हैं उस ठेका पर कितना लाभ हुआ है और कितना हानि, इसका भी जानकारी होना जरूरी है और इस जानकारी के लिए ठेका लागत बनाया जाता है। ठीक है, तीसरा जो है प्रत्येक ठेके की लागत पर नियंत्रण करना। अगर हिसाब किताब रहता है तो कहाँ कितना कॉस्ट अधिक आ रहा है कितना कम, तो इसका कंट्रोलिंग भी तभी हो सकता है जब ठेका लागत का हम निर्धारण करेंगे। तो यही उद्देश्य रहता है ठेका लागत का। अब आगे देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को जानते हैं। ठीक है, ठेकेदार प्रत्येक ठेके के लिए खाता बही में एक पृथक खाता खोलता है। पृथक का मतलब होता है अलग खाता खोलता है, ठीक है ना, जिसे ठेका खाता कहते हैं। ठेकेदार प्रत्येक ठेके के लिए खाता बही में एक पृथक खाता खोलता है जिसे ठेका खाता कहते हैं। इस खाते पर ठेका नंबर, कार्यस्थल, ठेका मूल्य आदि का उल्लेख रहता है। क्लियर, ठेकेदार प्रत्येक ठेके के लिए खाता बही में एक पृथक खाता खोलता है जिसे ठेका खाता कहते हैं। इस खाते पर ठेका नंबर, कार्यस्थल, ठेका मूल्य आदि का उल्लेख रहता है। इसके डेबिट पक्ष में यानी कि नाम पक्ष में ठेके से संबंधित सभी व्ययों को कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में। एवं जमा यानी कि क्रेडिट पक्ष में ठेका मूल्य जब कॉन्ट्रैक्ट पूर्ण हो, ठीक है, या चालू कार्य यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस को दिखाया जाता है। डेबिट में सभी एक्सपेंसेस को और क्रेडिट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या वर्क इन प्रोग्रेस को दिखाया जाता है, ठीक है ना। क्रेडिट साइड में अंतिम कच्चा सामग्री यानी कि क्लोजिंग रॉ मटेरियल्स या क्लोजिंग प्लांट को भी दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं डिटेल्स में हम लोग, जो ठेका खाता में डेबिट क्या होता है और ठेका खाता में क्रेडिट क्या होता है, ठीक है।
तो सबसे पहला जो है वो देख लेते हैं, ठेका खाता के डेबिट पक्ष में लिखे जाने वाले मद। सबसे पहले देखते हैं ठेका खाता में डेबिट किए जाने वाले आइटम्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप लोगों को बता दूं, एक वर्ड में आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को समझ जाएंगे जो क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। अगर आप लोगों ने यूनिट कॉस्टिंग बनाया होगा तो यूनिट कॉस्टिंग में जिसे आप जोड़ते थे, जितने आइटम को आप जोड़ते थे, उन सभी आइटम को डेबिट किया जाएगा, और जो जो आइटम आप घटाते थे उसको ठेका खाता में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है ना, बस यही समझिए, ठेका खाता में जितने एक्सपेंसेस हैं या ओपनिंग प्लांट है या मटेरियल, सबको डेबिट किया जाता है, और क्लोजिंग जो भी होता है या और वर्क इन प्रोग्रेस हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, पूर्णता के दशा में क्रेडिट किया जाता है। फिर भी हम डिटेल्स में एक एक आइटम को देखते हैं, वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकल तभी आप समझेंगे जब आपको थ्योरी क्लियर होगा, और इसमें मैं उसी दृष्टिकोण से, उसी प्रैक्टिकल को ध्यान में रखकर ही एक एक थ्योरी को लिखा हूँ। ठीक है ना, थ्योरी हैंड रिटेन है, इसलिए जो आप लोगों को प्रैक्टिकल में काफ़ी हेल्प करे। तो ध्यान से देखिए एक एक बातों को, और चैनल पर जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको कम्प्लीटली पार्ट 3 का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है जो एक वीडियो आज एक वीडियो कल, ऐसे नहीं, आपके लिए लाइव क्लास में लेकर आता हूँ एवरीडे, इसलिए आपके लिए यह चैनल है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप खुद सब्सक्राइब कर लेंगे उससे काम नहीं चलेगा, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना पड़ेगा, शेयर करेंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब जानते हैं डेबिट पक्ष में लिखे जाने वाले मद। पहला है सामग्री यानी कि मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल्स को हम डेबिट करते हैं। मटेरियल्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स हो सकते हैं जिसे हम लोग जान लेते हैं। स्टोर से निर्गमन, इशू फ्रॉम स्टोर्स, जो भी ठेका होता है उसका जो ठेकेदार होता है उनका कुछ स्टोर होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स को स्टोर किया जाता है, तो वहाँ से जो मंगाया, ओवरऑल समझिएगा जो इस ठेका पे जितना मटेरियल खर्च हुआ सबको डेबिट करना है, चाहे वो स्टोर से आए, चाहे किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से आए, या कहीं से वो भी मंगवाए, लेकिन उस ठेका पे तो यूज हुआ है ना, तो उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, स्टोर से निर्गमन। दूसरा क्या है, बाजार में क्रय करके। अगर स्टोर्स पे इतना नहीं है जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट को चला पाए, तो हम उस स्थिति में क्या करते हैं, तो मार्केट से परचेज कर लेते हैं। तो परचेज ऑफ मार्केट, परचेज फ्रॉम मार्केट या इशू फ्रॉम स्टोर्स, ध्यान से सुनिए, इशू फ्रॉम स्टोर्स या परचेज फ्रॉम मार्केट, इसको डेबिट किया जाएगा। तीसरा क्या है, किसी अन्य ठेके से हस्तांतरित करवाकर, यानी कि ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा भी होता है जो कोई भी मटेरियल्स आपके एक कॉन्ट्रैक्ट पे तो पड़ा है और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर वही मटेरियल्स नहीं है और वहाँ पे अभी काम हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, तो मार्केट जाने के बजाय आप उस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से उस मटेरियल को क्या करते हैं, तो मंगवा लेते हैं। तो इसे ही कहा जाता है ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। और ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहाँ लिखेंगे आप, डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है ना, इशू फ्रॉम स्टोर्स, ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट और परचेज फ्रॉम मार्केट, इसको आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। और एक अगर ट्रिक के लिए मैं बता दूं, अगर फ्रॉम रहेगा ना आपको डेबिट करना है। ठीक है, फ्रॉम रहेगा आपको डेबिट करना है, टू रहेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, ठेकादाता द्वारा सप्लाई किए जाने पर मटेरियल सप्लाइड बाय दी कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी ने ठेका पर भेजा है, यानी कि ठेकादाता जो है ना वही मटेरियल दे दिया, तो इस सब को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्या है। अगला है श्रम। श्रम मतलब लेबर, समझ रहे हैं, एक एक टर्म को तो आप जान ही रहे हैं, जो श्रम क्या होता है, कितने प्रकार का श्रम हो सकता है। और एक होता है आउटस्टैंडिंग लेबर या वेजेज। तो लेबर में क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेंगे, लेबर का जो वैल्यू दिया है होगा उसमें आप आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो लेबर प्लस आउटस्टैंडिंग लेबर को जोड़कर आप डेबिट करेंगे। क्लियर, चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है प्रत्यक्ष श्रम यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें भी आप अदत्त प्रत्यक्ष श्रम को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इसका अगर कुछ अदत्त है तो उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, चौथा है ऊपरी व्यय, ओवरहेड या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान से सुनिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको भी डेबिट किया जाता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अब मैं बताने वाला हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, देखिए, कंसंट्रेट कीजिए माइंड को। पांचवा जो पॉइंट है, संयंत्र एवं मशीन। संयंत्र एवं मशीन तथा हाउस प्लांट एंड मशीनरी
एंड डिप्रिसिएशन, ठीक है ना। देखिए जितने भी ठेका होंगे वहाँ कोई ना कोई मशीन जरूर काम करेगा, ठीक है। तो मशीन क्या होता है, तो या तो ठेकेदार भाड़ा पर लाता है या उनका अपना होता है। ध्यान से सुनिए एक एक बातों को, क्योंकि अगर थ्योरी में पूछेगा तो भी आप लिख सकते हैं और प्रैक्टिकल में तो इसका यूज होगा ही, और प्लांट का ही थोड़ा इशू हो सकता है आप लोगों को, अदरवाइज कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो अभी मैं प्लांट के बारे में बता रहा हूं इसके बाहर कुछ भी प्रैक्टिकल में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए क्या होता है, तो प्लांट या तो हायर करके लाता है, भाड़ा पर लेता है, या अपना होता है। अगर भाड़े पर लाया गया है प्लांट को तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको जितना भाड़ा लगा उसको आप डेबिट कर दीजिए। ध्यान से सुनिए एक एक बातों को, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे आपको तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है उन्हें भी अच्छा लगे और उन्हें भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करेंगे और मेरे चैनल को भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि चैनल नया है और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, तो थोड़ा आप लोगों से मुझे भी हेल्प मिल जाए, इसलिए आप इसको थोड़ा ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो क्या मैंने कहा, प्लांट अगर भाड़ा पर लाकर यूज़ कर रहा है तो हमको कुछ नहीं देखना है कितना का प्लांट है नहीं है, आपको जितना भाड़ा लग रहा है उस प्लांट पर वो भाड़े को आप डेबिट कर देंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना। कब ये काम करेंगे, जब आप प्लांट को भाड़ा पर लाए हैं, जब आप प्लांट को भाड़ा पर लाए हैं तो आपको कुछ नहीं सोचना है, जो भाड़ा आप पेड किए हैं उसको आप डेबिट कीजिए, कहानी खत्म, ठीक है ना। अगर आपका अपना प्लांट है, ध्यान से सुनिए, अगर आपका अपना प्लांट है या आपने प्लांट को खरीदा है, इस स्थिति में आप प्लांट को क्या करेंगे, पूरे मूल्य से डेबिट करेंगे। क्या करेंगे आप, पूरे मूल्य से डेबिट करेंगे, ठीक है। तो पूरे मूल्य से आप डेबिट कर दिए, उसके बाद जितने दिन वो ठेका चला है, ठेका पर काम हुआ है, उतने दिनों का डिप्रिसिएशन आप लेस करके जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि प्लांट तो खत्म हो नहीं जाता है, अगर मान के चलिए ठेका पर 3 माह ही काम किया है तो 3 माह में तो कोई प्लांट मशीनरी या कोई ट्रैक्टर हो या कुछ जेसीबी हो, ट्रक हो, तो खत्म नहीं हो जाएगा। तो बस आपको वहाँ डिप्रिसिएशन दिखाना है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो प्लांट का जो टोटल वैल्यू होगा जिस मूल्य पर आप खरीद कर लाए हैं उससे आप डेबिट कर देंगे और उसमें से जितना दिन यूज होगा उसका डिप्रिसिएशन घटा के क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। अब फिर से सुनिए, मैं एक और बात बताऊं, तीसरी बात मैं बताने वाला हूं, ठीक है। एक ही प्लांट है जो अलग अलग ठेका पर काम कर रहा है, यानी कि एक ही ठेका पर फिक्स काम नहीं करता है, कुछ दिन इस ठेका पे, कुछ दिन उस ठेका पे, कुछ दिन उस ठेका पर। इस स्थिति में डिप्रिसिएशन निकाला जाता है और अनुपातिक डिप्रिसिएशन जो होता है उसी को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट किया जाता है। अगर एक ही प्लांट है जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है तो जो डिप्रिसिएशन होगा उसका अनुपातिक उस ठेका के लिए, जितना मान के चलिए 3 माह में 3000 डिप्रिसिएशन हुआ और 3 कॉन्ट्रैक्ट पे वो काम किया तो एक कॉन्ट्रैक्ट पे सिर्फ 1000 ही दिखाया जाएगा डिप्रिसिएशन। अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है तो पूरा मूल्य से डेबिट होगा, जो डिप्रिसिएशन होगा उसको घटाकर क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, प्रत्येक ठेका में संयंत्र और मशीन का प्रयोग होता है। जब किसी ठेके के लिए इनका निर्गमन होता है तो इनकी लागत से ठेका खाता को डेबिट किया जाता है। निर्गमन मतलब खरीदा जाता है, लाया जाता है। वर्ष के अंत में संयंत्र की लागत से ह्रास की राशि को घटाकर संयंत्र की राशि में से, ठीक है ना, संयंत्र की लागत से ह्रास की राशि को घटाकर शेष राशि जो बचता है उसको ठेका खाता में क्रेडिट किया जाता है। यदि किसी संयंत्र का प्रयोग विभिन्न ठेकों में किया जाता है, अगर एक ही संयंत्र है और अलग अलग ठेका पर काम कर रहा है, ठीक है ना, ऐसी परिस्थिति में केवल ह्रास की रकम को ही ठेका खाता में नाम किया जाता है, डिप्रिसिएशन को ही डेबिट किया जाएगा, वो भी अनुपातिक। ऐसा तो मैंने पहले बता दिया है, ठीक है ना। जो प्लांट
जो प्लांट स्टोर को वापस किया जाता है उस पर भी ह्रास घटाकर शेष राशि को क्रेडिट किया। ध्यान से सुनिए, कोई प्लांट मैंने स्टोर से मंगाया, 2 माह यूज करने के बाद उस प्लांट को फिर से वापस स्टोर में भेज दिया जाता है, तो उस प्लांट में भी 2 माह का ह्रास घटाया जाता है और डिप्रिसिएशन घटाकर शेष राशि को क्रेडिट किया जाता है। ध्यान से सुनिए, यही आपको इश्यू होगा, यहीं पर आप गलत करेंगे, इसलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा ज्यादा डीप में बता रहा हूं। ठीक है, जो प्लांट स्टोर को वापस किया जाता है उस पर भी ह्रास घटाकर शेष राशि को क्रेडिट किया जाता है। जो वापस करेंगे उस पर भी डिप्रिसिएशन चार्जेस होगा और डिप्रिसिएशन लेस करके जो बैलेंस आएगा उसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, यदि बेचे गए प्लांट की तिथि ना दी, अगर कोई प्लांट को बेच रहा हूं ना, अगर तिथि दिया हो ना, तो उस पर भी डिप्रिसिएशन घटाकर क्रेडिट किया जाता है। ठीक है ना, अगर तिथि न दिया हो, अगर बेचे गए प्लांट की तिथि न दी गई हो तो उस पर ह्रास चार्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि तिथि नहीं दिया है। ध्यान से सुनिए, प्लांट ही इशू करेगा और प्लांट के बारे में एक एक बातों को बता रहा हूं, इससे आगे कुछ नहीं। अगर कंप्लीटली आपका थ्योरी कंप्लीट होगा तो मैं प्रैक्टिकल 1 बनाऊंगा, आप बनाएंगे 20। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोट देख लीजिए, यदि ह्रास की दर प्रति वर्ष नहीं दिया हो तो पूरे वर्ष का ह्रास काटा जाएगा। कभी कभी होता है क्या, तो ह्रास का दर दे दिया जाता है सीधे 10%। ठीक है, इस परिस्थिति में प्लांट 1 डे अगर वर्क किया या 1 मंथ वर्क किया या 1 ईयर किया या 2 मंथ कम किया, डिप्रिसिएशन 1 ईयर का ही लगेगा। ध्यान से सुनिए, अगर सीधे लिखा हुआ है डिप्रिसिएशन का दर 10%, इस परिस्थिति में प्लांट 1 दिन काम किया हो, 1 माह काम किया हो, 6 माह काम किया हो, 3 माह काम किया हो, आपको मंथ देखना ही नहीं है, आपको कंप्लीटली 1 वर्ष का डिप्रिसिएशन निकालना है। कैसे निकालेंगे डिप्रिसिएशन, तो वैल्यू ऑफ एसेस्ट गुने रेट बाय 100। ठीक है, बस इससे डिप्रिसिएशन जो आएगा वही आप दिखाएंगे। तो यदि ह्रास की दर प्रति वर्ष नहीं दिया हो तो पूरे वर्ष का ह्रास काटा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 6ठा पॉइंट, प्लांट की बिक्री पर लाभ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। प्लांट की बिक्री पर लाभ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। अगर प्लांट को बेच दिया जाता है और उस बिक्री पर प्रॉफिट होता है, यदि प्लांट की बिक्री पर लाभ हो तो लाभ की राशि को डेबिट किया जाता है। जितना राशि लाभ होगा उतना राशि से डेबिट किया जाएगा। ठीक है ना, और बिक्री से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है। जितना राशि हमें प्लांट को बेचकर आएगा उसको प्लांट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट को डेबिट करेंगे। ठीक, बेचने से जो राशि प्राप्त होगा वो तो क्रेडिट होगा ही, अगर लॉस हो जाता है उसे क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट को डेबिट करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट क्रेडिट होगा और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट डेबिट होगा। मैं आशा करता हूं आप लोगों का यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है ठेका खाता के क्रेडिट पक्ष की मदें। ठेका खाता के क्रेडिट पक्ष की मदें, ठेका खाता के क्रेडिट पक्ष की मदें। पहला, ठेका मूल्य, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तभी क्रेडिट होगा जब ठेका क्या होगा, पूर्ण होगा। जब ठेका पूर्ण हो तो ठेका मूल्य ठेका खाता में क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, दूसरा है शेष सामग्री, बैलेंस ऑफ मटेरियल। बैलेंस ऑफ मटेरियल, जितने क्लोजिंग मटेरियल होगा उन्हें क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तीसरा है सामग्री की वापसी, रिटर्न ऑफ मटेरियल्स। जितने भी मटेरियल्स को रिटर्न कर दिया जाएगा उसको क्रेडिट किया जाएगा। रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, तो जो भी इस ठेका से जाएगा मटेरियल वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चौथा है स्थानांतरित सामग्री, यानी कि मटेरियल्स ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉम रहेगा तो डेबिट, टू रहेगा तो क्रेडिट। बस एक टर्म याद रख लीजिए। ठीक है ना, पांचवा पॉइंट है सामग्री की बिक्री, सेल ऑफ मटेरियल्स। बेचना है, चाहे मटेरियल हो चाहे प्लांट हो, क्रेडिट होगा। ठीक है, प्लांट एवं मशीन की वापसी, प्लांट एवं मशीन की वापसी, रिटर्न ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिट होगा। सातवां, सामग्री व संयंत्र के नष्ट होने से हानि, चाहे प्लांट बेचने से हानि हो या मटेरियल से हानि हो, उसको क्या किया जाए, क्रेडिट किया जाए। ठीक है ना, चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर कॉन्ट्रैक्ट अपूर्ण है तो क्रेडिट साइड में बाय करके लिखा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है ना, WIP, इसमें लिखा जाता है वर्क सर्टिफाइड वर्क
अनसर्टिफाइड, इसका डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज बस इतना ही, ठीक है ना। एक बात और देख लेता हूँ, ठेका के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो ठेका दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पूर्ण ठेका यानी कि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है अपूर्ण ठेका यानी कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो आज का वीडियो खत्म करता हूँ, फिर एक वीडियो जो 20 से 25 मिनट का होगा मैक्सिमम, वो कंप्लीट कर देगा इस चैप्टर का थ्योरी। उसके बाद इसमें कोई थ्योरी पढ़ना नहीं है, कुछ थ्योरी बचेगा ही नहीं, और आप लोगों के लिए लाइव क्लास फिर कल होगा ही। थ्योरी मैं दिन में ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो और रात में क्लास होगा ही, क्योंकि टाइम आप लोगों के लिए बहुत कम है। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं देख रहा हूं जितना आप शेयर करते हैं उतने मेंबर बढ़ जाते हैं। तो आप अपना थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।